नमस्कार, मैं शैलेश कुमार। आप देख रहे हैं पब्लिक आई न्यूज। आज से पब्लिक आई एक नए सीरीज आपका प्रतिनिधि लेकर आ रहा है, जिसके तहत पंचायत स्तर के सभी मुखिया प्रतिनिधियों से उनके द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों का चर्चा करेगा। आज हमारे साथ हैं गुमला जिला के बिशुनपुर प्रखंड अंतर्गत बिशुनपुर के मुखिया श्री राम प्रसाद बड़ाइक जी। स्वागत है आप सभी का हमारे पब्लिक आई न्यूज़ में। आज हम लोग आए हुए हैं बिशुनपुर प्रखंड के बिशुनपुर पंचायत के मुखिया श्री राम प्रसाद बड़ाइक जी से मिलने के लिए, और आज हम उनसे उनके कार्य क्षेत्र में उनके कार्यों का, उनके कार्यकाल का विश्लेषण करेंगे और इस विषय में उनसे बातचीत करेंगे। तो स्वागत है आपका हमारे पब्लिक आई न्यूज़ में। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पास आप आए इसके लिए। मैं राम प्रसाद बड़ाइक बिशुनपुर पंचायत के मुखिया और अभी वर्तमान में गुमला ज़िला के मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं हम। आपके जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी दर्शक हैं, सबको मैं हृदय से जोहार करता हूं, नमस्कार करता हूं। तो राम प्रसाद जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, आप आए, इतना समय दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि इस क्षेत्र में आप कब से सक्रिय हैं और अपने कार्यकाल के बारे में कुछ हमें बताएं। धन्यवाद तो हमको देना चाहिए, चूँकि आप मेरा कार्यों के बारे में आप लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं बता देना चाहूँगा कि 2010 में जब यहाँ पंचायती राज का पहली चुनाव हुआ, उसमें मैं मुखिया बन करके आया यहाँ। मुखिया बन करके 5 साल तक सेवा किया। उसके बाद चूँकि मुखिया में महिलाओं का सीट रिजर्व था रोटेशन सिस्टम में, तो हमको वहाँ से हटना पड़ा और मैं पंचायत समिति का चुनाव जीतकर यहाँ पर आया और पूरा गुमला ज़िला में एक निर्विरोध प्रखंड प्रमुख के रूप में मैं यहाँ बैठा। और लगातार वो 5 साल का रहता है, लेकिन चूँकि चुनाव समय से नहीं हो सका, सरकार नहीं करा सकी, इसलिए वो 6 साल तक लगातार मैं प्रखंड प्रमुख के रूप में रहा। उसके बाद में अभी 2022 में जब चुनाव हुआ, चूँकि वहाँ भी प्रखंड प्रमुख आप महिलाएं हो गए, तो हमारे लिए जगह नहीं रहा। तब अब हुआ क्या कि वहाँ से फिर से हमको टर्न लेना पड़ा और जनताओं के मांग के आधार पर हमको पुनः मुखिया में उतारा गया और आज अभी हम मुखिया के रूप में काम कर रहे हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है। तो राम प्रसाद जी, हम लोग आपसे ये जानना चाहते हैं कि हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि आपका इतना साल का लंबा सफ़र, आप अपने अनुभव हमारे दर्शकों के साथ कैसे शेयर करना चाहते हैं, इस विषय पे थोड़ा संक्षेप में हम लोग को बताएं। सर, मैं जब 2010 में मुखिया चुनाव करके आया, चुनाव जीत करके आया, तो लोगों का काफ़ी अपेक्षा था। लोग चूँकि जनप्रतिनिधि से डायरेक्ट बात नहीं कर पाते थे, वैसे में एक हम जनप्रतिनिधि के रूप में यहाँ आए तो उनका छोटा छोटा काम को हम कर पाते थे। बहुत अंदर से अनुभूति, बहुत आनंद अनुभूति होता था। ये 5 साल का टर्म शुरुआत में सब लोग बहुत खुश थे, जनता बहुत खुश थी। उसके बाद में जनता का खुश के बदौलत ही हमको पुनः निर्विरोध प्रमुख के रूप में हमको दोबारा फिर प्रखंड प्रमुख के रूप में हमको बैठाया गया। उस समय भी हमारे क्षेत्र के अंतर्गत में जितना संभव हो सका हमने जनता के बीच में रहा। जो भी उनका छोटा मोटा जो भी समस्या रहा, उसको सबको सुनना और उनकी समस्याओं को समाधान करना, और उसी का नतीजा है कि आज तीसरी बार 2022 में पुनः हमको मुखिया के रूप में यहाँ जनता बैठाई है। और आज हम कोशिश कर रहे हैं मेरा जनता को जो भी समस्या है उस समस्या को ज़्यादा से ज़्यादा हल कर पाऊँ, ये मेरा कोशिश रहता है। तो राम प्रसाद जी, जैसा कि आपने अभी हमें संक्षेप में बताया, निश्चित ही आपका कार्यकाल बहुत ही स्वर्णिम रहा है इस क्षेत्र के लिए, और ऐसे में ही आपको जनता ने तीसरी बार मौका दिया है। तो निर्वर्तमान में हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि अभी जो 2 साल से आप मुखिया के पद पर पुनः कार्य कर रहे हैं, तो इन 2 सालों में आपने जनता को किस तरह से लाभान्वित किया है, या क्या क्या कार्य आपके द्वारा किए गए हैं सरकारी योजनाओं के माध्यम से या अन्य चीज़ों से, इसके बारे में हम लोग को संक्षेप में थोड़ा सा बताने का कष्ट करें। जी बिल्कुल। अभी का परिवेश में क्या है, हमारे पास में पंचायत में जो संसाधन है, हमारे पास में कहिए, हमको जो सरकार की तरफ से जो आर्थिक मदद के लिए जो गाँवों के लिए दिया जाता है, उसमें बहुत सा योजना हम लोगों ने छोटा छोटा काम करवाया है। हमको अगर गिनती में लें तो हमको लगता है
150 से 200 योजना ऐसा है जो क्षेत्र में हम लोगों ने करवाया है। अलग अलग विभाग के माध्यम से, जल छाजन के माध्यम से हो गया और हमारे मनरेगा के माध्यम से हो गया, 15 फाइनेंस के माध्यम से, इन सभी विभागों के माध्यम से लगभग 150 से 250 आसपास का योजना हम लोगों ने चलवाया है। उसमें अलग से एक वृद्धा पेंशन वगैरह भी है। हम लोगों ने प्रयास किया है अभी तो 90% लगभग सभी लोगों को, जिसका या तो कहा जाए कि उनका कागजात में किसी तरह से कोई कमी है, उसी को वृद्धा पेंशन नहीं दिला पा रहे हैं, या तो अबू आवास की बात बोले तो अभी लागू हुआ है। अभी करीब 125 अबू आवास हमारे पंचायत में सेंक्शन हुआ है और उसको लगभग 125 में 25% आसपास पहला किस्त सबको दिया जा चुका है और बाकी लोगों को देना है, वो प्रोसेस में चल रहा है। ये आगे इसका भी काम चलेगा। अभी झारखंड सरकार के माध्यम से मैया सम्मान योजना का भी ये कार्यक्रम चल रहा है। उसमें हम लोगों ने लगभग, हमको लगता है 95% जो भी महिलाएं हैं जिनका आवश्यक कागजात उनके पास में है, उनको सबको हम लोगों ने मैया योजना में जोड़ने का काम किया है। इसके साथ साथ इसके अलावा हमारे पास में बहुत सा ऐसा काम है, जैसे कि गर्मी के दिनों में पानी का बहुत किल्लत हो जाता है। हमारे पंचायत के माध्यम से सभी चापाकल का मरम्मती करवाना, जल मीनार आप देख रहे होंगे पीएचडी के माध्यम से सब तरफ लगा हुआ है, हमारे पंचायत के माध्यम से भी लगा हुआ है। उसका मरम्मती के अभाव में उसको पानी नहीं मिल पाता है, उसको मरम्मती कराने का काम हम लोगों ने करवाया है। इससे बढ़ करके अगर हम लोग देखें तो पर्यावरण को अगर ध्यान में रखते हुए हमारे बीच में फलदार वृक्षारोपण का काम भी बहुत जोरदार तरीक़े से हो रहा है। और मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जैसे पर्यावरण का संरक्षण भी हो रहा है और जो प्लांटेशन हो रहा है उससे किसान को आर्थिक लाभ भी हो रहा है। बिल्कुल इसमें पर्यावरण का संरक्षण हो रहा है, चूँकि हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारा वातावरण कैसे दूषित हो रहा है। वैसे में फलदार वृक्ष को हम लोग लगा करके उनका आर्थिक स्थिति को तो हम लोग सुदृढ़ कर पा रहे हैं, साथ ही साथ ये पर्यावरण का भी हम लोग सुरक्षा कर पा रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सा ऐसा योजना है हमारे पास में। आज हम जिस गाँव में जोरी पड़ा वहाँ चबूतरा हम लोगों ने बनवाया। पीसीसी का जहाँ कर मतलब जोरी पड़ा पीसीसी पथ बनवाया हम लोग। आंगनबाड़ी केंद्र का मरम्मती वगैरह जहाँ पर जोरी पड़ा उसको करवाया। सोख्ता गड्ढा जहाँ पर पानी चापाकल है और उसका पानी इधर उधर बह रहा है, वो सोख्ता गड्ढा का काम हम लोगों ने करवाया। तो मतलब इसमें क्या होता है कि ये दो तरफा का सफाई भी रहता है, गंदगी भी नहीं फैलता। बिल्कुल ये दो तरह का हो गया। एक तो हम जल जो हमारा इधर उधर जो घूम रहा है उससे कचरा भी हो रहा है, उससे भी हमको नुकसान है। अगर हम गड्ढा के माध्यम से उसको अंदर कर दे रहे हैं तो उसका क्या है कि जल स्तर भी हमारा बना रहता है और साथ स्वच्छ भी रहता है। तो ये भी काम हम लोगों ने करवाया है। मेड़बंदी के माध्यम से हम लोग खेत को भी ठीक ठाक करवाने का मनरेगा के माध्यम से हम लोगों ने प्रयास किया है। आज क्या हो रहा है कि जल स्तर हम दिनों दिन प्रतिदिन हम लोग दे रहे हैं, जल स्तर दिनों दिन नीचे चला जा रहा है। इसके लिए हम लोगों ने जल छाजन के माध्यम से बहुत बड़े पैमाने में, छोटा मोटा नहीं, एक कोड़ा में पूरा जल छाजन टीसीबी का काम हम लोगों ने करवाया। उससे क्या हो रहा है, अभी तुरंत हमको रिजल्ट देखने को मिल रहा है। कोई टीसीबी के माध्यम से जो पानी बरस रहा है, आ रहा है, वो टीसीबी से होते हुए गुजरते हुए नीचे जा रहा है। तो उससे दो फायदा हो रहा है। एक तो जल स्तर एकदम दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है। दूसरी बात क्या है, मिट्टी का जो कटाव होता था बारिश होने के कारण वो रुक जा रहा है। इस तरह से हम लोगों ने ये भी काम किया है। तालाब भी हम लोगों ने बनवाने का काम किया है। उससे क्या हो रहा है कि नीचे का जितना भी खेत है वो तालाब के माध्यम से उसका जल स्तर ठीक ठाक रहता है, वो खेती करने योग्य हो जाता है। उससे आप सिंचाई भी कर पाते हैं। लूज बोल्डर का काम भी हम लोगों ने करवाया मनरेगा के माध्यम से। चूँकि लूज होता क्या है कि यह पहाड़ी क्षेत्र है। अब पहाड़ी क्षेत्र में क्या है कि पानी ऊपर से आ रहा है, बहुत स्पीड से आता है और उससे क्या होता है कि वो मिट्टी को काट करके ले जाता है। लूज बोल्डर जब हम लोग लगवाते हैं तो क्या होता है कि वो पानी का जो रफ्तार है वो धीरे धीरे अस्थिर हो जाता है, रोक कर धीरे धीरे जाता है। तो मिट्टी भी कटने से बच जाता है और हमारा ये जल स्तर भी इससे मतलब प्रभावित होता है। जल स्तर का भी स्तर बढ़ता है हम लोग का। इसके साथ साथ हम लोगों ने सिंचाई के लिए कुआं को भी दिया है। बकरी पालन का भी काम हम लोगों ने करवाया है यहाँ पर जल छाजन के माध्यम से। मुर्गी पालन का भी काम हम लोगों ने, किसान का आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो इसके लिए करवाया है। गाय पालन का भी काम हम लोगों ने ये करवाया है। इस तरह से हम लोगों ने जो भी संभव हो सका आज तक, मैं बता रहा हूँ, करीब व्यक्तिगत लाभ कहा जाए तो 150 से 200 योजना ऐसा है जो व्यक्तिगत लाभ ग्रामीणों के बीच में हम लोगों ने कहा। कुछ तो सार्वजनिक योजना है, कुछ व्यक्तिगत लाभ, ऐसा करके करीब 200 योजना हम लोगों ने करवाया है।
तो रामप्रसाद जी, जैसे आपके पंचायत में तो बहुत ही बेहतरीन कार्य हुआ है और जैसा पहाड़ी क्षेत्र है तो यहाँ पे गरीबी भी है, परेशानियाँ भी हैं। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा शिक्षा के विषय में आपके द्वारा किए गए कार्यों पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में आपके द्वारा कैसा सहयोग किया गया है, बच्चों के संबंध में जो आंगनबाड़ी वगैरह उसके, और महिला स्वास्थ्य और उनके बारे में क्या क्या प्रयास किया गया, थोड़ा इसके विषय में प्रकाश डालें। तो रामप्रसाद जी, जैसे आपके पंचायत में तो बहुत ही बेहतरीन कार्य हुआ है और जैसा पहाड़ी क्षेत्र है तो यहाँ पे गरीबी भी है, परेशानियाँ भी हैं। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा शिक्षा के विषय में आपके द्वारा किए गए कार्यों पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में आपके द्वारा कैसा सहयोग किया गया है, बच्चों के संबंध में जो आंगनबाड़ी वगैरह उसके, और महिला स्वास्थ्य और उनके बारे में क्या क्या प्रयास किया गया, थोड़ा इसके विषय में प्रकाश डालें। जी बिल्कुल, हमारे यहाँ जो विद्यालय है उसका मैं निरीक्षण मतलब समय समय पर करता रहता हूँ और देखता हूँ कि वहाँ का पढ़ाई का स्थिति क्या है। मैं व्यक्तिगत रूप से उस शिक्षकों से मिलता हूँ और व्यक्तिगत रूप से वहाँ के जो विद्यालय के जो बच्चे हैं उनसे भी रूबरू होता हूँ और ये जानने का प्रयास करता हूँ कि यहाँ का स्थिति कैसा है। ये मेरा चलता रहता है और कहीं कहीं चूँकि ये क्षेत्र ही ऐसा क्षेत्र है कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो विद्यालय छोड़ देते हैं बीच में, उनको भी मोटिवेट करके उसको विद्यालय तक कैसे पहुंचाएं, इसके लिए मेरा व्यक्तिगत प्रयास रहता है। इवन कि मैं ये भी बताना चाहूँगा कि कुछ ऐसे परिवार हैं जो उनको जानकारी के अभाव में वो विद्यालय तक नहीं पहुंचा पाते हैं, वो नामांकन नहीं करा पाते हैं। तो हमने ऐसे भी बच्चों को खोज कर निकाला है और विद्यालय में नामांकन करवाने का काम किया है। जो बच्चे विद्यालय नहीं जाते थे और उनको जागरूकता करते हुए उनको विद्यालय तक ले जाना, उनको नामांकन करवाना और रेगुलर उस पर निरीक्षण करना, ये मेरा रहता है। विद्यालय पर विशेष रूप से मेरा फोकस रहता है। साथ ही साथ चूँकि विद्यालय पूर्व एक आंगनबाड़ी केंद्र चलता है बाल विकास की तरफ से, चूँकि विद्यालय से पहले बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र जाना होता है, वैसे में आंगनबाड़ी ठीक ठाक से चले, सही समय से आंगनबाड़ी केंद्र खुल रहा है कि नहीं, बच्चों को सही समय से नाश्ता दिया जा रहा है कि नहीं, उसको खाना मिल रहा है कि नहीं, सेविका समय से आ रही है कि नहीं, सारा चीज़ को हमने ये प्रयास करता है महीना में कम से कम सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में विजिट करने का प्रयास हम लोगों ने किया है। आंगनबाड़ी में पूरा निरीक्षण मेरा रहता है और वो ठीक ठाक से चले, इसके लिए मेरा भरपूर प्रयास रहता है। इसके अलावा ये हमारे यहाँ महिला सशक्तिकरण के लिए सहियाओं के माध्यम से बहुत सी योजनाएँ चलाया जाता है। उसको समय समय से टीका देना, उसको पोषाहार का व्यवस्था करना, ये सारे व्यवस्था सरकार की ओर से चलाया जाता है। उसको भी हमने समय समय से उसका निरीक्षण करने का काम करता है और आज हम देख पा रहे हैं कि सभी गांव में लगभग समय से टीकाकरण हो जाता है। पोषाहार का जो मिलना चाहिए वो समय से मिलता चला आ रहा है। तो रामप्रसाद जी, जैसा कि आपका ये विगत 2 साल का कार्यकाल तो बहुत ही अच्छा रहा है, लेकिन अभी बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। अभी तो आधा भी नहीं पहुंचा है, लगभग 2.5 से 3 साल का कार्यकाल अभी और बचा हुआ है। तो ऐसे में आप जनता से क्या कहना चाहते हैं, हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहते हैं कि आपके आने वाले समय में क्या कार्य योजना हो सकती है, इस विषय में थोड़ा सा बताएं। जी बिल्कुल, विकास तो ऐसा चीज़ है जो निरंतर चलने वाला चीज़ है और उसको हम अभी कर दिए उसके बाद में छोड़ देंगे तो वो पूरा हो गया, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसी योजना है जिसको हमको निरंतर करने की आवश्यकता है। वृद्धा पेंशन को अगर देखा जाए तो उसको निरंतर करना है। आए दिन महीनों में उनका किसी का एज पूर्ता जा रहा है तो उसको फिर से आगे बढ़ाते चलना है। उसी तरह से हमारा बहुत सा ऐसा ढांचा है जिनको हम अभी किए हैं, आने वाले समय में उससे बढ़ कर के फिर और करने का मेरा इरादा है और हम उसको बढ़ाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम गाँव का विकास में उस चीज़ को लगाने का प्रयास करेंगे। हम कोशिश करते हैं कि आने वाला समय में जो हम अभी तक काम किए हैं उसका 2 गुना 4 गुना काम हम कर पाएँ, ऐसा मेरा कोशिश रहेगा। तो रामप्रसाद जी, अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूं कि कुछ ही दिनों में निकट भविष्य में अभी विधानसभा चुनाव झारखंड में होने वाला है और अभी जो सरकार चल रही है उनका, और हो सकता है आने वाला सरकार कौन होगा इस विधानसभा चुनाव के बाद कहना मुश्किल है, तो आने वाले सरकार से आप क्या अपेक्षा रखते हैं, क्या उम्मीद करते हैं, इस विषय में थोड़ा बताएं। नहीं, बिल्कुल हम लोग को, मुखिया लोगों को लगभग सकारात्मक सहयोग हम लोग को सरकार से मिलता रहा है। हम अपेक्षा करेंगे आने वाला जो भी सरकार बने उसे भी मेरा यही अपेक्षा रहेगा कि हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग मिले और हमको थोड़ा सा खुला छोड़ दें
ऐसा नहीं, कभी कभी होता है कि हम लोग बंध जाते हैं। कोई चीज़ को ऐसा है कि गांव के लोग चाह रहे हैं कुछ और कराने के लिए, लेकिन नियम ऐसा बंधा हुआ है कि हम उस काम को नहीं कर पा रहे हैं। तो सरकार इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्योंकि गाँव का विकास तभी हो पाएगा जब हम लोग को खुला छोड़ेंगे। तो मेरा यही अपेक्षा रहेगा कि आने वाला सरकार, अभी का सरकार और आने वाला का सरकार, दोनों ही सरकार से मेरा अपेक्षा रहेगा कि मुखियाओं को थोड़ा सा बंधन से मुक्त कराएं ताकि वो गांव का विकास कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब आपका स्वतंत्रता से मतलब है या स्वच्छंदता से? स्वतंत्रता कहने का मतलब है कि मेरे लिए नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि गांव की इच्छा के अनुसार, गांव की आवश्यकता के अनुसार से हम काम करा पाए, ये मेरा मतलब सोच है। मतलब आपका ये कहना है कि बहुत से ऐसी चीज़ें रहती हैं जहाँ पे आपको बंधन हो जाता है, और भौगोलिक परिस्थितियाँ, माहौल, परिवेश, बहुत कुछ ऐसा नहीं हो पाता है जिसकी वजह से बहुत सी योजनाएं शायद धरातल पर नहीं उतर पाते। यहाँ पे सरकार आपको थोड़ी स्वतंत्रता दे फैसला करने का, जिससे कि ये काम और आसान हो सके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरा जो कहना है उसको तो आप ही कह दिए। मेरा एकदम बिल्कुल यही बात था कि हमको थोड़ा सा स्वतंत्रता देंगे तो हम निश्चित रूप से गांव के विकास के लिए, गांव के अनुरूप, उनके इच्छा अनुरूप अगर हम काम करेंगे तो गांव वाले भी ठीक रहेंगे, हम भी ठीक रहेंगे। सब लोग का, सरकार का भी, सब गाँव और सरकार और हम लोग के बीच में सभी लोग का तालमेल बना रहेगा, बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद राम प्रसाद जी, आपने हमारे चैनल को इतना समय दिया, हमारे दर्शकों को इतनी सारी बातें बताई, और उम्मीद है कि आपका जो कार्यकाल रहा है और जिस तरह से आप इस क्षेत्र में उभर के खड़े हुए हैं, ईश्वर आपको दीर्घायु करे और लंबे समय तक यहाँ की जनता का आप सेवा करें। आपके अनुभव का और आपकी योग्यता का यहाँ की जनता को लाभ मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको पुनः धन्यवाद। जी नमस्कार, धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने हमारी जो कार्यकाल का जो योजना हम लोगों को तक पहुंचा पाए हैं, उसको दर्शकों तक पहुंचाने का काम आपका ये पब्लिक न्यूज़ आई के द्वारा जो आप कर रहे हैं, इसके लिए भी आपको मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए सबको जोहार करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।